नमस्कार साथियों, आज हम पार्सन्स की प्रतिमांचर की अवधारणा या पैटर्न्स वेरिएबल्स की अवधारणा की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पार्सन्स का कहना है कि जब कर्ता किसी क्रिया की ओर उन्मुख होता है या कोई क्रिया वह करना चाहता है तो वह द्वंद्व में फंसा होता है कि यह क्रिया मैं किस आधार पर करूं, किस बेस पे करूं। उसके सामने समाज की कई कंडीशनें खड़ी होती हैं, दो कंडीशनें आपस में खड़ी होती हैं कि मैं इस कंडीशन के आधार पर यह क्रिया करूं या इस कंडीशन के आधार पर क्रिया करूं। वह द्वंद्व में फंसा होता है और जब तक वह द्वंद्व में रहता है वह यह क्रिया नहीं कर सकता। जब वह द्वंद्व से बाहर निकलेगा तभी यह क्रिया कर पाएगा। जैसे कि कोई क्रिया है, कोई टीचर है किसी स्कूल में और उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, तो वह स्कूल में अपने बच्चे को किस नज़रिए से देखे, अपने बच्चे के नज़रिए से देखे या एक सामान्य स्टूडेंट्स के नज़रिए से देखे, इन दो द्वंद्वों के बीच में वह झूलता रहता है। फिर मूल्य आते हैं, मूल्य के माध्यम से, सामाजिक मूल्य के माध्यम से वह व्यक्ति द्वंद्व से बाहर निकलता है और वह डिसाइड करता है कि अगर यह स्कूल है तो स्कूल में सभी बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वह खुद का मेरा स्वयं का बच्चा ही क्यों ना हो। इस प्रकार वह सामाजिक मूल्य के माध्यम से द्वंद्व से बाहर आता है और सामाजिक क्रिया करता है और बच्चों के पढ़ाने का काम करता है या उनके लिए कोई निर्णय लेने का काम करता है। इस प्रकार प्रतिमान चर कर्ता को दुविधा से बाहर निकालने का रास्ता है। प्रतिमान चर कर्ता को दुविधा से बाहर निकालते हैं और यह परस्पर विरोधी अपेक्षाओं से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये परस्पर विरोधी मूल्य होते हैं। इनको पार्सन्स ने पांच श्रेणियों में विभाजित किया है। किस तरीके से विरोधी होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता। भावनात्मकता मतलब एक मूल्य तो कह रहा है कि भावनात्मकता होनी चाहिए, दूसरा मूल्य क्या हो रहा है, भावनात्मक तटस्थता होनी चाहिए, यानी कि भावनात्मकता नहीं होनी चाहिए। यह कर्ता के समक्ष यह द्वंद्व है कि कर्ता को इस दुविधा में डाल देता है कि वह अल्टर के साथ अंतः क्रिया करते समय अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करे या नहीं करे। या अल्टर क्या होता है और ईगो क्या होता है, दो शब्द मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा ये बताने से पहले। ईगो वह व्यक्ति होता है जो क्रिया कर रहा है और अल्टर वह व्यक्ति होता है जिसको देख के वह क्रिया कर रहा है। जैसे एक टीचर है, वह क्रिया कर रहा है तो वह ईगो है, और अल्टर वह जिसको सामने रखकर क्रिया कर रहा है, जैसे स्टूडेंट है तो वो उसके लिए अल्टर हो गया, है ना। तो भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता में यह कर्ता के समक्ष द्वंद्व है कि वह कर्ता को इस दुविधा में डाल देता है कि अल्टर के साथ अंतर क्रिया करते समय वह अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करे या ना करे। जैसे एक माँ अपने पुत्र के साथ, मित्र के साथ भावनाओं का प्रदर्शन या भावनात्मक मूल्यों का पालन कर सकती है, जबकि डॉक्टर अपने मरीजों के साथ, वकील अपने मुवक्किल के साथ उस तरीके की भावनाओं का पालन नहीं कर सकते, इसलिए वह उनके प्रति भावनात्मक तटस्थ रहते हैं, है ना। एक माँ है, वह अपने बच्चों के प्रति भावनात्मक रहेगी, भावनात्मक रूप से निर्णय लेगी। अपने मित्रों के साथ आप भावनात्मक रहोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने जॉब पर जाओगे, आप अगर डॉक्टर हो तो आप अपने मरीज के साथ भावनात्मक नहीं रह सकते। अगर आप ऐसे रहे तो उनका आप इलाज नहीं कर पाओगे। अगर आप वकील के प्रति भावनात्मक रहे तो आप वकील अपने जो क्लाइंट है उसकी सही ढंग से सेवा नहीं कर पाओगे, आप अपना केस सही ढंग से नहीं लड़ पाओगे। तो भावनात्मक, अगर आप माँ के रूप में काम कर रहे हो एक जगह तो आपको भावनात्मक होना पड़ेगा। अगर वही माँ कहीं जाकर जज बन जाती है तो उसको भावनात्मक तटस्थ होना पड़ेगा, भले ही मुलजिम के रूप में वहाँ पर उसका बेटा खड़ा हो। तो ये भावनात्मकता तथा भावनात्मक तटस्थता हो गया। आपको ईगो और अल्टर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो जो क्रिया कर रहा है, अल्टर जिसके संदर्भ में क्रिया की जा रही है। दूसरा आता है समूह बनाम स्व, कलेक्टिविटी वर्सेस सेल्फ। यह कर्ता के समक्ष वह दुविधा है जिसमें कर्ता को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह अपने हितों की पूर्ति करे या सामूहिक हित को ध्यान में रखकर अपने निजी हितों का
त्याग कर दे। अर्थात यह हितों का द्वंद्व है। इसमें क्या है कि व्यक्ति के सामने ये समस्या होती है जब वो कोई खिलाड़ी मैच खेलता है, वो 99 पे होता है तो वो धीमे खेलने लगता है। लेकिन जब आप किसी देश के लिए खेल रहे हो तो 99 पे अगर आपको चौके की ज़रूरत है जीत के लिए, तो आप वहाँ पर एक रन नहीं ले सकते अपना शतक बनाने के लिए। ऐसे में व्यक्ति के सामने समूह बनाम 100 जो प्रतिमांचर है वह सामने आ जाता है। वह कहता है नहीं, खिलाड़ी से क्या कहेगा वह कि नहीं, टीम को या देश को 4 रन की आवश्यकता है, चौके की आवश्यकता है, और 1 रन से तुम्हारा शतक हो जाएगा। 1 रन से तुम्हारा शतक हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए, वहाँ पर धीमे ना खेलकर आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए जिससे कि आपकी टीम जीत सके। तो यहाँ पर उसको समूह 100 की जगह समूह पर ध्यान देगा। यहाँ पर उसको इस प्रतिमांचर के द्वारा वह निर्णय कर पाएगा कि मुझे यहाँ पर समूह का ध्यान देना है या 100 का ध्यान देना है। आगे चलते हैं। तीसरा है विशिष्टता बनाम सार्वभौमिकता। यह कर्ता के समक्ष अन्य व्यक्तियों को परखने का द्वंद्व है। अर्थात व्यक्ति को सार्वभौमिक मानदंडों के आधार पर परखे या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर परखे। जैसे एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने छात्रों को सार्वभौमिक मानदंडों के आधार पर परखे, जबकि एक माँ से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पुत्र को निजी संबंधों के आधार पर परखे। यही विशिष्टता और बनाम सार्वभौमिकता है। विशिष्ट सार्वभौमिक गुण, जैसे हमारा बच्चा है, हम बच्चे को प्यार करते हैं, उसकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वह होमवर्क नहीं कर पाता तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब हमारा स्टूडेंट बन जाता है तो हम उसके साथ स्टूडेंट सार्वभौमिक नियमों के आधार पर ही निर्णय लेंगे, ना कि विशिष्ट नियमों के आधार पर निर्णय लेंगे। प्रदत्त बनाम अर्जित। यह दुविधा कर्ता की ऐसी दुविधा है जिसमें वह सुनिश्चित करना होता है कि वह स्वयं को अल्टर के प्रति किस आधार पर प्रस्तुत करे। वह अल्टर के सामने ईगो के लिए ये समस्या पैदा हो जाती है कि वह अल्टर के सामने खुद को किस आधार पर प्रस्तुत करे, उसके जन्मजात गुणों के आधार पर या उसके प्रयासों के आधार पर जो उसने अर्जित किए हैं। कई बार ऐसी स्थिति पड़ जाती है, आपके सामने कोई व्यक्ति है तो ये समस्या आ जाती है कि आप उसको किस गुण के आधार पर परखें। जैसे आपका ही कोई मित्र कलेक्टर बन जाता है तो आपके सामने समस्या आ जाती है कि उस मित्र को आप किस गुण के आधार पर परखें। एक तो वो जन्मजात गुण क्या है, आपका पड़ोसी है, वो जन्मजात गुण ये है कि आपका पड़ोसी कलेक्टर बन गया है तो आपका पड़ोसी है। लेकिन दूसरा क्या है, उसने अर्जित गुण क्या कर लिया, वो कलेक्टर बन गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वह आपके किसी सामाजिक कार्यक्रम में आए या आपके परिवार में आए तो उस समय तो वह आपका पड़ोसी है, लेकिन यदि वह किसी प्रशासनिक काम से आया हुआ है तो वह उस समय आपका पड़ोसी नहीं है, वह आपके जिले का कलेक्टर है। तो इस आधार पर आपको यह अंतर करना पड़ेगा कि प्रदत्त बनाम अर्जित, कौन सी परिस्थिति उसको प्रदत्त रूप में प्राप्त हुई है, कौन सी अर्जित रूप में प्राप्त हुई है, और आपको उस व्यक्ति को किस आधार पर संबोधित करना है, किस समय। आखिरी आता है व्यापकता बनाम अंश। यह दुविधा सामाजिक संबंधों के क्षेत्र से संबंधित है। कुछ संबंधों में अंतःक्रियाओं का स्तर अत्यंत व्यापक होता है, वाइड होता है, अर्थात ईगो और अल्टर एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी आयामों से परिचित होते हैं। वहीं कुछ संबंधों में व्यक्ति अपने को संपूर्ण व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट पक्षों से ही अंतःक्रिया करते हैं। समझ गए होगे आप, मैं समझा देता हूँ। व्यापकता मतलब सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है कि किसी व्यक्ति है, व्यापकता मतलब उस व्यक्ति के हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में आपको
पता है, माना कि आपका जब मित्र है, मित्र के बीच जब अंतः क्रिया करते हैं तो वो व्यापकता से संबंधित है, क्योंकि मित्र की एक एक चीज़ आपको पता है कि मित्र कहाँ रहता है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, किससे वह संबंधित है, किससे मिलना पसंद करता है। तो मित्र के लिए आपका व्यवहार क्या है, व्यापकता लिए हुए है। लेकिन जब आप डॉक्टर एवं रोगी का संबंध जानने का प्रयास करोगे तो वह केवल एक छोटे अंश का है कि आपको जो बीमारी है, डॉक्टर ने पूछा कि आपको ये बीमारी है, क्या क्या है, दवा दे दी, मतलब केवल इलाज से ही उतना ही संबंध है। पुलिस, आपकी कोई समस्या है, आपके यहाँ चोरी हो गई तो पुलिस आई, उसने FIR दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन की, बस उतने ही पार्ट से वह आपके संबंधित है, मतलब एक अंश से संबंधित है। ठीक है, एक मित्र हुआ, पिता हुआ, दोस्त हुआ, भाई हुआ, ये व्यापकता है संबंधित है। ये हो गया व्यापकता बनाम अंश। इस प्रकार 5 प्रकार बताए हैं पार्सन्स ने। भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता, समूह बनाम स्व, विशिष्टता बनाम सार्वभौमिकता, प्रदत्त बनाम अर्जित और व्यापकता बनाम अंश। पार्सन्स का कहना है कि कर्ता इन द्वंद्वों से व्यक्तित्व, सांस्कृतिक, सामाजिक उपव्यवस्थाओं के प्रयास के द्वारा बाहर निकला जा सकता है। पार्सन्स ने 3 प्रकार की उपव्यवस्थाएं बताई हैं, एक व्यक्तित्व की, सांस्कृतिक की और सामाजिक उपव्यवस्थाएं। पार्सन्स का कहना है कि यह तीनों उपव्यवस्थाएं आपस में संबंधित रहती हैं। इसी कारण इन व्यवस्थाओं को उपव्यवस्था कहा गया है, क्योंकि यह एक दूसरे से आपस में संबंधित रहती हैं। एक के बिना अन्य दो का कोई मतलब नहीं है। जैसे व्यक्तित्व को समझने के लिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उस समाज को और उस संस्कृति को समझना आवश्यक है। ऐसा तो नहीं, कोई व्यक्ति अगर कोई महिला अगर घूंघट करके आ रही है तो उसका व्यक्तित्व को समझने के लिए घूंघट करके क्यों आ रही है, आपको ये उस समाज और उस संस्कृति को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रामीण समाज से आ रही है, ग्रामीण संस्कृति है, वहाँ जो बहुएं या महिलाएं घूंघट में रहती हैं, इसलिए वह व्यक्ति घूंघट करके आ रहा है। इसलिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए समाज और संस्कृति को समझना आवश्यक है। इसी प्रकार संस्कृति को समझने के लिए व्यक्तित्व और समाज को समझना आवश्यक है। इसलिए यह तीनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। इस कारण पार्सन्स ने इनको उपव्यवस्थाएं कहा है। पार्सन्स का मानना है कि व्यक्तित्व उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था और सांस्कृतिक उपव्यवस्था के माध्यम से ही व्यक्ति वर्तमान के रूप में जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से बाहर निकल सकता है। थैंक यू।